Today our topic is Riemann integral. In this topic we are going to study introduction, objective, partitions, tagged partitions, Riemann integration, Cauchy criteria for integration, summary, solutions and answers. So Riemann integration is the most toughest part of the real analysis. So from where the Riemann integral belongs to? It belongs to integral. तो इंटीग्रल जो है वो रीमन इंटीग्रल एक दूसरे के मतलब एक तरीके से एक दूसरे को बिलोंग करते हैं. ठीक है. दीज आर द बेसिक्स यू हैव टू स्टडी. ऑब्जेक्टिव फॉर स्टडी द दिस रीमन इंटीग्रल इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पार्टीशन, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन एंड टेक्ट पार्टीशन. मतलब हम पार्टीशंस का कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे. डिफाइन एंड कंप्यूट रीमन सम फॉर ए फंक्शन. Check the Riemann integrability of a function using Riemann sum. State and prove and apply Cauchy criteria for Riemann integrability. State the connection between Riemann integral and Derbach's integral. All of these things we will study in this unit. So first of all, partition and tagged partitions. What is this? In this section, we discuss some preliminary concepts which are required to define a integral of a real valued function defined on the integral interval ab. Recall that the calculus course you have learned that an integral represents an area of the region between the graph this and x-axis and the line this. For instance, consider a function this over the integral this for which the integral of fx is given by the area of the shaded area. So what it is saying? It is saying कि आपके पास अगर ये लिखा है जी 0 to 1 x dx, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको एक्स वाई एक्सिस पर ड्रॉ कीजिए, तो क्या आप में से कोई इसको ड्रॉ कर सकता है? इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि इसका मैं किसका मीनिंग बताने वाला हूँ आपको? इसका मीनिंग बताने वाला हूँ ग्राफिकली. ये जो लिखा होता है इसको ये होता है फंक्शन एफ एक्स कहलाता है. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. तो वी ड्रॉ दिस. if you want to draw this function fx equal to x, how it will draw? It will draw like this. This is y equal to x बोल दो या फिर fx is equal to x बोल दो, whatever you want. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं? ये आपकी लोअर लिमिट है. ये किसकी वैल्यू है? x इक्वल टू की. तो x इक्वल टू 0 कहाँ होता है? x इक्वल टू 0 होता है इस लाइन पर. फिर उसके बाद क्या ड्रॉ करते हैं हम? ये वाली अपर लिमिट. अपर लिमिट कहाँ है? सपोज यहाँ पर x इक्वल टू 1 है, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ x इक्वल टू 1 लाइन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? नाउ अगर आप इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? दिस इज दिस एरिया. समझ में आई बात आपने? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल? द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल इज एरिया. नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव. सपोज यू वांट टू कैलकुलेट इट. तो व्हाट इज द वैल्यू? एक्स स्क्वायर बाई 2. दिस 0 to 1. ठीक है. दिस विल बी 1/2.
ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? इसकी वैल्यू आई 1/2। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट एरिया ऑफ, सपोज मैं इसे नाम दे देता हूँ ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ या ए ओ बी इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला बताएगा आप में से कोई, क्या होता है फॉर्मूला? वेरी गुड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। Now this is equal to 1/2. What is the value of base? Base is what? OB multiply. Height is means AB. Now tell me the value of OB is what? Very good. 1 होगी, बिल्कुल सही आपने बताया। The value of AB कैसे निकालेंगे हम? निकालने का तरीका है, इसके कांस्टेंट निकाल लो, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। नहीं नहीं, पाइथागोरस तो बहुत चलो वो भी कर लो, उससे भी एक ही बात है। अगर कर पा रहे हो तो, पाइथागोरस से नहीं कर पाओगे। देखो दूसरा तरीका क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। निकालने का तरीका क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ए का? 1। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा? इस वाले में एक्स की वैल्यू रख दो, बिल्कुल 1 ही आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1। तो ए पॉइंट जहाँ है उस पर एक्स एक्सिस पे भी वो एक्स 1 चल रहा है और वाई एक्सिस पर भी 1 चल रहा है। अब आप बता दो ए बी की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो यहाँ पर हमने, कहाँ पॉइंटर है? 1। तो दिस इज इक्वल टू 1/2। तो आपने देखा ये 1/2 और ये 1/2 आ गया। तो दैट मीन्स मैंने आपको प्रूफ कर दिया था। इंटीग्रल जो आप लोग पढ़ते हैं, बेसिकली आप क्या करते हैं, आप फाइंड आउट करते हैं एरिया अंडर द कर्व, वट एवर जो फंक्शन यहाँ दिया जाता है उसके अंदर। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। वेरी गुड। नेक्स्ट है, अब जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया, मैंने तो एक सिंपल वाले ले लिया था y इक्वल टू एक्स वाला, आपको समझाने के लिए। नाउ इन्होंने लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 12x² प्लस 9x प्लस 1। तो देखो इन्होंने ये, जिस पे मैं पॉइंटर फेर रहा हूँ, इसको जब आप ड्रॉ करोगे तो ये इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, बस जितना मैं समझा रहा हूँ अभी उतना ही समझना। और x इक्वल टू ए लाइन इन्होंने ये मान ली, और x इक्वल टू बी लाइन इन्होंने ये मान ली। ये x इक्वल टू बी लाइन, ये x इक्वल टू ए लाइन, तो उसके बीच का जो शेडिड रीजन है ये उसका एरिया हो। अब ये P1 P2 P3 क्या है ये मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। Suppose we are in need of evaluating the definite integral 0 to 3 dx where the function g 0 to 3 to r is defined by this. Gx is equal to 2 from 0 to 1 and 3 from 1 to 3. Note g is not continuous at 1. From the calculus course you have learned that 0 to 3 gx ds is equal to 0 to 1 and 1 to 3. You integrate and find out the value as 8. On the other hand, the graph of the function g given in figure 2 suggests that this value of the integral is the sum of the area of the rectangle of the height 2 and 3 of the subinterval 0 to 1 and 1 to 3 respectively of the domain of G. The interval 0 to 3, which is given by 1 cross 2 plus 2 cross 3 is equal to 8. This motivates the basic idea of the Riemann theory of the definite integral of a real valued function. Note that the splitting of the integral into two parts as above is the result of the partitioning the base of the interval into two
sub intervals, and for convenience we denote this partition as this. This leads to following definition. तो यह इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये फंक्शन लिया, ठीक है, इन्होंने फंक्शन लिया g 0 to 3 to r defined by gx is equal to 2 from x 0 to 1 and 3 from 1 to 3. If I say कि integrate gx from x equal to 0 to 3, so how you will do? This is the way you will do and find out the value of 8. समझ में आ गया आपको? कैलकुलस जो आप पढ़ रहे हो उससे आप इसकी वैल्यू 8 निकाल लोगे। बोलो। ठीक है, अब आप में से कोई मुझे बताओ, ये हमने इसको 1 पे ब्रेक क्यों किया, हम 2 पे भी तो ब्रेक कर सकते थे। जब हमने 0 to 3 gx dx को इंटीग्रेट किया then we have break it at 1, why not at 2? 2 is also between 0 to 3. हाँ, function is discontinuous, may be discontinuous, here is discontinuous, but if it is not also then may be discontinuous. That's why we take it 0 to 1 and 1 to 3. 2 नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा ध्यान से इस बात को समझना, जो फंक्शन डिफाइन है, जैसे यहाँ 1 पे ब्रेकेबल है तो यहीं 1 पर ही आप अपने इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे। अब इसी कंसेप्ट को इन्होंने, जो अभी हमने एरिया वाला कंसेप्ट था उससे चेक किया, उससे चेक किया तो क्या मिला इन्हें, इन्हें मिला ये x एंड y, ठीक है। ये था 0 to 1 पे 2, सपोज x इक्वल टू 0 ये हो गया, x इक्वल टू 1 ये हो गया, x इक्वल टू 2 ये हो गया, और x इक्वल टू 3 हमारे पास ये हो गया। तो 0 to 1 पे 2 है, और यहाँ पर हमने y इज इक्वल टू 2 ले दिया, तो ये हमारे पास देखो a यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, 0 to 1। और फिर क्या है, 1 से 3 पर 3, 1 से 3 यहाँ पर मान लो y इक्वल टू 3 है, तो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, और यहाँ से ये 0। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब यहाँ से ऐसे किया कि इस वाला एक यहाँ पर एक इसे भी एक रेक्टेंगल बना दिया, ओके। नाउ इसे भी यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया, ये भी 1 पे है, ठीक है, यहाँ इससे इसको मैच कर दिया, तो दिस इज वन रेक्टेंगल ओ ए बी सी डी ई एफ। तो एरिया क्या हो गया हमारे पास, एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू, आप सभी लोग जानते हो एरिया क्या होता है ना, ब्रेथ इनटू हाइट। तो दिस विल बी 1 यानी ओ सी मल्टीप्लाई ओ ए। ओ सी की वैल्यू क्या है, बताइए। द वैल्यू ऑफ ओ सी इज 1, द वैल्यू ऑफ ओ ए इज, हाउ मच, नहीं ओ ए, ये है ना, आपने यहाँ यहाँ क्या लिखा है ये, कैसे है ना, एक सेकेंड, हाँ 2, 2, तो दिस विल बी आपके पास आ गया 2। तो एरिया ऑफ सी डी ई एफ इज इक्वल टू सी एफ मल्टीप्लाई सी डी। तो द वैल्यू ऑफ सी एफ इज 2, द वैल्यू ऑफ सी डी इज, बोलो 3, तो कितना हुआ, हाँ 3। So
दिस इज इक्वल टू 6। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? टोटल हो गया 2 + 6 इज इक्वल टू 8। तो ये देखो, आपने यहाँ जब कैलकुलस के थ्रू कैलकुलेट किया था तो यहाँ पर भी कितना आया था? 8। और यहाँ आपने इस तरीके से कैलकुलेट किया तो भी 8 आया। तो ये इसने लिखा है कि ये हमें मोटिवेट करता है, दिस मोटिवेट द बेसिक आइडिया ऑफ द रीमन इंटीग्रल। तो यहाँ से हमें रीमन थ्योरी जो है हमारी, टफेस्ट थ्योरी जो है हमारी रीमन थ्योरी, यहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्या मोटिवेशन मिलता है? कि हम अपने इंटीग्रल को दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंटरवल 0 to 3 को हमने डिवाइड कर दिया 0 to 1 एंड 1 to 3। और यहाँ ध्यान देना, बी केयरफुल, if we divide our interval 0 to 3 into 0 to 1 and 1 to 3, then we can write it as p is equal to 0 1 3. If somewhere is written p is equal to 0 1 3, so you understood that interval 0 to 1 and 1 to 3 is the way of writing this. By this we goes to definition number 1. ये चीज हमें डेफिनेशन 1 पर पहुंचाती है। क्या कहती है डेफिनेशन 1? ए पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल I is equal to AB in R is defined as a definite ordered set 0 x0 x1 xn minus 1 xn of points in interval I such that A is equal to this, A है ना, in this portion. Obviously the points of P divides interval into sub-intervals of non-overlapping interiors interacting only at some endpoint. The typical closed sub-interval is this, is called the ith sub-interval of the partition P. ठीक है? क्या कहा है इन्होंने डेफिनेशन 1 में? इन्होंने ये कहा है, जैसे हमारे पास इंटरवल था 0 to 3, ठीक है, इसको हमने ब्रेक कर दिया 0 to 1, ठीक है, और यूनियन ओपन इंटरवल 1 to 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 0 1 3। ठीक है, नाउ अगर मैं कहीं लिख दूं P इज इक्वल टू x0 x1 x2 एंड सो ऑन xi minus 1 xi xi plus 1 डॉट 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 xn। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये सब इंटरवल्स हो गए x0 से x1, ठीक है, x1 से x2 एंड सो ऑन x2 से x3। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए xi से xi प्लस 1, आगे बढ़ते हुए xi माइनस 1 से n माइनस 1 से xn। तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? ये इसको बोल दो, ये इसके अलावा ये सभी क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सब इंटरवल। ठीक है, ये कहलाते हैं सब इंटरवल्स। और मेन इंटरवल की सब इंटरवल ऑफ व्हाट? दिस कॉल्ड सब इंटरवल्स ऑफ। जब बिगेस्ट इंटरवल कौन सा होगा बता सकते हैं आप? सबसे बड़ा। जैसे इसका ये और ये कहलाता है सब इंटरवल, और इसका सबसे बड़ा इंटरवल अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो गया? 0 to 3। तो यहाँ क्या आएगा? बताओ, सोच के बताओ। वेरी गुड, x0 से xn। ठीक है, तो ये सभी सब इंटरवल्स हो गए इसके। इसको कभी कभी a से और इसको कभी कभी b से डिनोट कर देते हैं। तो दैट मीन्स
ये सभी हो गए सब इंटरवल ए टू बी। ठीक है, याद रखना ये सब बातें, क्योंकि आगे चल के फिर ये आप याद नहीं रखोगे तो रीमन इंटीग्रल समझ में नहीं आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। ये देखो पी इस तरह पार्टीशंस हैं। ठीक है, ये सर I1 I2 I3 IN, इनको ith सब इंटरवल कह दिया। ठीक है, तो क्या कहा, इसको नाम दे दिया ith सब इंटरवल। ठीक है, ith सब इंटरवल। इसके अलावा ये, इसको हम बोलते हैं I1, इसको बोलते हैं I2 I3, इसी तरह इसको बोलेंगे II, और इसको हम बोलेंगे IN। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ ith सब इंटरवल तो आप समझ जाना xi2 xi+1। सब इंटरवल का मतलब भी आप समझ जाना। इसी तरीके से I1, अगर कहीं I1 लिखा है तो आप, यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट ध्यान दिया आपने, यहाँ पर आपने एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि एक्स नॉट इज लेस देन x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन xi-1 इज लेस देन xi इज लेस देन xi+1 इज लेस देन xn। ठीक है, तो इस तरीके से आप होगा। जैसे आपने यहाँ पर देखो, ये जो था आपका ये p है, तो ये इसी तरीके से डिवाइड है, 0 इज लेस देन 1 इज लेस देन 3। इसी तरीके से आपका ये वाली चीज। कोई डाउट यहाँ तक तो पूछिए। हाँ पूछिए। आपने कब ज्वाइन किया? ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि ऑन टाइम ज्वाइन कर लें कल से। और कल आपका टाइमिंग रात को 9 बजे का होगा, तो रात को 9 बजे आप ठीक जो टाइम पे ज्वाइन कर लें, क्योंकि है ना फिर दिक्कत होती है। ये है रीमन इंटीग्रल यूनिट नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये यहाँ पर हमने क्या किया, आप इसको डिफाइन करोगे, अगर आप इसको चेंज करोगे तो ये आपका एक्स नॉट हो गया, ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। इसी तरह ये आपका I1 हो गया और ये आपका I2। क्लियर? यस। यस। बेटा उससे बेटर ये है कि आपका एक व्हाट्सएप वाला ग्रुप है। ठीक है मेरा, हाँ नहीं लिंक तो मैं शेयर कर दूं, लेकिन मेरे पास आपका नंबर नहीं है तो मैं कैसे आपको शेयर करूंगा। उससे बेहतर, नहीं उससे बेहतर है कि आप मेरा व्हाट्सएप, ये मेरा नंबर नोट कर लें, और जिसको भी ऐड होना है मुझे आप लिख करके भेज दें कि BMTC 133 ग्रुप में मुझे ऐड कर लें, तो मैं आपको लिंक उसमें शेयर कर दूँ। ठीक है, ठीक है, ये नंबर आप लोग नोट कर लें। ठीक है, स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहे हैं। एनी अदर डाउट? आप मिल गई आपको? ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्लास का के टाइमिंग क्या होगा वो मैं आपको पुरानी क्लास में बता ही दूंगा। मतलब जैसे कल का टाइमिंग क्या होगा वो आज डिक्लेयर कर दूंगा, परसों का टाइमिंग क्या होगा वो कल डिक्लेयर कर दूंगा।
और बताइए, एनी अदर क्वेरी? ठीक है, चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Definition number 2. The length of the ith interval is the difference this and denoted by in situation where no confusion arises, we may denote the for convenience the partition P by this and subinterval this by its length delta xi itself. तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अगर लेंथ ऑफ द ith इंटरवल कहा जाए तो दैट मीन्स उसे किससे डिनोट किया है? डेल एक्स आई से। ith इंटरवल क्या है? एक्स आई माइनस वन एक्स आई। और इसको जब हमने लेंथ ऑफ द ith इंटर सब इंटरवल को हम निकालना चाहें तो उसे हमने डिनोट किया है डेल एक्स आई से। और दिस इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपको ये आई टू इज इक्वल टू 3 5, then length of I2 what will be? It will be 5 minus 3 is equal to 2. Okay, this is the length of the interval sub interval I2. The same thing is happening here. Here in this here in this book, the partition P is denoted by this. ठीक है ना, वो P आपने लिखा था ना, P इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन, P इक्वल टू लास्ट उसमें। तो उन्होंने उस P को इस तरीके से डिनोट कर दिया, बिग ब्रैकेट एक्स आई माइनस वन एक्स आई और करली ब्रैकेट पे उसके बाद आई इक्वल टू वन टू एन। समझ में आया क्या लिखा? यहाँ जो था हमने लिखा था ना, P इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन एक्स आई माइनस वन एक्स आई प्लस वन एक्स एन। ठीक है, ये लिखा था। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो, एक्स आई माइनस वन एक्स आई, नाउ करली ब्रैकेट आई इज इक्वल टू वन टू एन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू दिस पॉइंट? P is called partition. इसमें ये लिखा गया है जैसे मैं अगर लिखूं, ये समझो आप एक्स आई वेयर आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन, यही तो होता है। वही चीज यहाँ पर है कि ये मैंने लिखा है। अब आप यहाँ पर i इक्वल टू वन रखोगे, i इक्वल टू वन रखा आपने तो ये क्या बन गया? एक्स नॉट एक्स वन, ये आ गया। फिर आपने i इक्वल टू टू रखा तो क्या बन गया? एक्स वन एक्स टू, दूसरा सब इंटरवल बन गया। फिर i इक्वल टू थ्री रखेंगे तो तीसरा सब इंटरवल बन जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से सारे सब इंटरवल बन जाएंगे। समझे क्या बनेगा? ये इक्वल टू ये बनेगा, i इक्वल टू वन रखोगे तो एक्स नॉट एक्स वन, फिर एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स थ्री, यही तो था इसे सब इंटरवल में ब्रेक करने के बाद। अब क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आपको? ठीक।
Now definition 3. For the partition P of the interval AB given by P is equal to x naught x1 to xn, where x naught is equal to A and xn is equal to B, we define a norm. Okay, the definition of norm. Norm of B is denoted by, norm of P is what? Norm of P is maximum of x1 minus x naught, x2 minus x1 and so on. क्या करेंगे आप? हर एक सब इंटरवल्स की लेंथ निकाल लेंगे और लेंथ निकालने के बाद जो मैक्सिमम लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड नॉर्म ऑफ द पी पार्टीशन पी. ठीक है. रिमार्क क्लियरली. और इसके अलावा ये जो मैं आज क्लास ले रहा हूँ, अगर किसी बच्चे की कभी छूट जाती है या फिर नेक्स्ट डे भी किसी की छूट जाती है, तो जैसे पहले मैं करता था, ये लेक्चर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा. आप उस पर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इस लेक्चर को दोबारा से देख भी सकते हो. ठीक है. और फिर डाउट पूछ सकते हो. चैनल नेम इज़ विशाल गुप्ता. और क्लास के बाद जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा उस पर मैं आपको ये लिंक शेयर भी कर दूंगा वीडियो की. अब ये आपको क्यों लग रहा है ये मुझे नहीं पता, आप क्यों नहीं अटेंड किए ये मुझे नहीं पता. ये आप देखिए, मैंने पहले. हम्म. 20 नवंबर अभी तो 7 नवंबर है. आप गलत बोल रहे हो शायद. 20 नवंबर से. हाँ 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 हाँ. ये जो 7 नवंबर से 20 नवंबर तक की क्लासेस हैं, इससे पहले 15 दिन की क्लासेस और हो चुकी हैं अक्टूबर में. ठीक है. मुझे नहीं पता आपके पास क्यों वो शेड्यूल नहीं आया. आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरी क्लास ली है. ओके. तो कोई बात नहीं, वे क्लासेस भी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं. एनीवे तो यहाँ आते हैं हम. रिमार्क क्लियरली द नॉर्म ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द पार्टीशन इज डिनोटेड बाय दिस. अगर नॉर्म की बात करें तो वो नॉर्म को जो डिनोट करने का साइन है दिस, वो ये है. दो स्टैंडिंग लाइंस. Set of all partition A, B to R. However, many partition can have the same norm. For instance, P is equal to 1237, P2 is equal to 157 are different partitions of 17 having the same norm 4. ठीक है. क्या बताया इन्होंने? इन्होंने कहा है एक इंटरवल है हमारे पास 1 to 7, हमने इसके दो पार्टीशन बनाए. ठीक है. P1 एंड P2. ठीक है. कौन कौन से बनाए? 1237, 1237, and the another one is 157, 157. और ये इज इक्वल टू, ये इसका मतलब क्या है? कौन कौन से इंटरवल हो गए? 1 से 2 यूनियन. यूनियन छोड़ो, कंफ्यूजन खड़ा करेगा आपको. 2 to 3 और सब इंटरवल्स 3 to 7. नाउ दिस इज 1 to 5, 5 to 7. Now I am asking to you, norm of P1 is what? Norm of P1 मतलब इस तरीके से डिनोट होगा. मैक्सिमम ऑफ, इसका क्या है, इसका लेंथ क्या है? सॉरी. 1 इसकी लेंथ 1 एंड देन
तो दिस आंसर इज 4. If norm of P2, we will find out the norm of P2, then it will be maximum of the length of this is 4, the length of this is 2, so this is equal to 4. So what the remark is saying, remark is saying कि P1 और P2 दो डिफरेंट पार्टीशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी नॉर्म्स इक्वल हो जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी है. ठीक है, यही लिखा हुआ है, हैविंग द सेम नॉर्म 4, जबकि दो डिफरेंट पार्टीशन. नाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड ए थ्योरी टू कैलकुलेट द इंटीग्रल the area which it represent the sum functions. Let us consider the function given in figure 4. The partition are giving the base of the rectangle, but we still need to determine the height of the rectangle. For calculating the area, now for the functions given in figure 4, we need to determine the height. This has to be value that the function takes assumed within the intervals of the partition. Let T1, T2, T6 be the points within the interval of the partition. ठीक है, बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ. Now, if you carefully observe figure 4, you will see the shaded region does not represent the exact area which we need to calculate to find the integral in the general. So at this stage, the sum of the area of the rectangle with subintervals this as their basis and the value of f of ti as height is called the Riemann sum instead of the integral. देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया है कि सपोज आपका अगर फंक्शन इस तरीके से है, ये आपका फंक्शन था, ये आपका फंक्शन था, याद करो पहले वाले एग्जांपल में, तो आपने क्या करा, इसका एरिया निकाल दिया और इसका एरिया निकाल दिया और दोनों को ऐड कर दिया तो आपका आंसर आ गया. ठीक है, अब सपोज करो आपका जो ग्राफ है वो ऐसे है, फंक्शन है वो ऐसे है. अब आप कैसे करोगे, अब प्रॉब्लम आ गई ना, अब आप कैसे करोगे, अब एरिया कैसे निकाल. तो उसका क्या तरीका होता है, उसका तरीका ये होता है कि सपोज यहाँ से हम एक, ये हमारा इंटरवल है, इसको हम ब्रेक कर देते हैं. ब्रेक करने का मतलब क्या है, ये इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि एरिया तो हम रेक्टेंगल का ही निकाल सकते हैं. इस तरीके से कर्व्ड रीजन का तो एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ये रीमन इंटीग्रेशन के अंदर का कंसेप्ट है सिर्फ. तो अगर हम रेक्टेंगल निकालते हैं तो ध्यान से देखो, हमें एक तो रेक्टेंगल ये निकालना पड़ेगा. क्या हुआ, एक रेक्टेंगल हमारे पास ये वाला. ठीक, फिर नेक्स्ट रेक्टेंगल क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट रेक्टेंगल होगा ये वाला. फिर उसके बाद नेक्स्ट रेक्टेंगल क्या होगा हमारे पास, यहाँ से इस पे आपको डालना पड़ेगा और ये वाला रेक्टेंगल, इसका एरिया निकालोगे. फिर नेक्स्ट रेक्टेंगल क्या होगा, इससे आपने इस पे डाला और ये वाला एरिया, यानी कौन सा, ये वाला एरिया आपने निकाला. इसमें इस वाले उसमें ये वाला एरिया आपने निकाल दिया और इसमें आपने ये वाला एरिया आपने निकाल दिया और इसमें आपने ये वाला एरिया निकाल दिया. इसी तरीके से बाकी के हैं, ये आपने यहाँ से ऐसे करके ये वाला एरिया निकाला,
एंड सो ऑन। ठीक है, आगे का मैं ड्रॉ करूँ? चलो कर देता हूँ। ठीक है, समझ जाना। ये हमने निकाला इसमें एरिया, फिर इसको इससे मिलाया तो ये एरिया निकाला, फिर इससे इसको मिलाया तो ये एरिया रेक्टेंगल निकालेंगे जब हम। ठीक है, ध्यान से समझना। और फिर इससे इसे मिलाया तो ये। अब कुछ आपको डिफरेंट लग रहा है कुछ? ये बताओ, मुझे सोच के बताओ। क्या इन रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के हमारा जो इंटीग्रल दिया हुआ है उसका आंसर निकल जाएगा? वेरी गुड। देखो इन्होंने क्या बोला? हाँ, इन्होंने बोला इन्होंने बोला ये हमारे पास कर्व था। ठीक है, तो अगर हम इंटीग्रल वाले फॉर्मूले से निकालते हैं तो एरिया जो निकल के आएगा वो ये पूरा का पूरा आएगा, जो कैलकुलस में आपने पढ़ा। लेकिन अगर हम रीमन इंटीग्रेशन का यूज करते हैं तो ये जो कलरफुल इस वाले ग्राफ में जो कलरफुल रीजन है ये ही निकल के आएगा, और ये वाला पार्ट हमारा छूट जाएगा। इस तरीके के कंसेप्ट को, जिसमें हम इस रेक्टेंगल का सम करके और फिर इंटीग्रल निकालते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रीमन इंटीग्रल। ठीक है, देखो ये लिख रहा है, नाउ इफ यू केयरफुल्ली ऑब्जर्व फिगर 4, you see the shaded region does not represent the exact area which we need to calculate to find the integral in general. So at this stage the sum of area of the rectangle with subinterval this as their base, ये सब छोड़ो, is called the Riemann sum. ठीक है, वो रीमन इंटीग्रल, और इस तरीके से जो हम रेक्टेंगल का सम करके निकालते हैं एरिया, उसको हम बोलते हैं रीमन सम। ठीक है, पॉइंट Ti selected from the each interval II is called the tag of the subinterval I। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है ये जो Ti है मतलब हाइट है। ठीक है ना, ये जो एक रेक्टेंगल की कर्व से हाइट है, जैसे हमारे केस में क्या हाइट हो गई, इस वाले रेक्टेंगल की हाइट कितनी हो गई? अगर मैं रेड वाला रेक्टेंगल लूँ तो इसकी हाइट कितनी हो गई? ये वाली। तो इसको इन्होंने बोला है टैग, जो कर्व से टच करती है। For the given partition P, a set P cap consisting of ordered pair II and Ti of subinterval and their corresponding tag is called the tagged partition of I. Thus, a tagged partition of I is the set P cap। ठीक है, तो याद रखना P जो होता है पार्टीशंस होता है ये इंटरवल्स का, और यह P कैप इन्होंने एक और डिनोट कर दिया, जो I इंटरवल प्लस टैग T का सेट होगा। ठीक है, टैग्ड पार्टीशन बोलेंगे। आगे क्या, ये तो सब बेसिक लिखा हुआ है। रिमार्क 2, सिंस द लेंथ ऑफ द सब इंटरवल xi minus 1 xi does not depend on the choice of any of its tag ti, the norm of the tagged partition pi is defined as the norm of the corresponding ordinary partition p। We formally make a definition now। तो डेफिनेशन क्या आ गई रीमन इंटीग्रल की? ठीक है, सॉरी रीमन सम की। रीमन इंटीग्रल बाद में आएगा, जब हम सम को इन्फिनेटिव की ओर ले जाएंगे तब रीमन इंटीग्रल बनता है। खैर, रीमन सम क्या होता है? रीमन सम ऑफ ए फंक्शन एफ ए बी टू आर corresponding to the tagged partition p cap xi minus 1 xi ti I is equal to 1। ठीक है, वही हो गया I पहला इंटरवल, दूसरा टैग ti of AB is the number S defined by
The idea behind defining the Riemann sum will be clear to you in the next section. At present, let us have a close look over the computation of the Riemann sum. तो रीमन सम क्यों निकाला, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ रीमन इंटीग्रल हमारा निकल जाता है। तो अब रीमन सम कैसे निकाला इन्होंने रीमन सम निकाला है, फॉर्मूला बनाया है। ये एस एफ पी नॉट ये डिनोशन है। आपका याद कीजिए पार्टीशन पी में इंटरवल थे x1 टू xn, x0 टू xn, ठीक है, और ये टैग्ड ti कर दिया। देखो क्या इन्होंने बोला है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर्मूला क्या बोला है इन्होंने, फॉर्मूला लिखा है, याद करो हमारे पास P था, P में एक सब इंटरवल्स थे x0 टू x1, x1 टू x2, x2 टू x3 एंड सो ऑन, कहाँ तक xn-1 से xn तक। ठीक है, ध्यान से समझना, जहाँ समझ में ना आए वहाँ मुझसे पूछना। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग टैग्ड है, ठीक है, टैग को इन्होंने किससे डिनोट किया है, टी से, टी आई, ठीक है। इसको टी नोट से, ये टी वन से, ये टी टू से एंड सो ऑन, ये टी n-1 से, ठीक है, ध्यान से समझना। टी n-1 टैग क्या है, टी वाइज, ये समझ में आ गया, और इंटरवल। यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, ठीक है। अब इन्होंने आगे क्या किया है, इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से एफ ऑफ टी आई। आपको ये पता ही है कि एक फंक्शन एफ एक्स आपको दिया जाएगा जो इंटीग्रल होता है जीरो कहीं भी, ये है एक्स नॉट टू एक्स एन, ठीक है, एफ एक्स होता है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला लिया कि एफ ऑफ टी नॉट, ठीक है, एक्स वन माइनस एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ टी वन एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एंड सो ऑन प्लस एफ ऑफ टी n-1 एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, ठीक है। इसी फॉर्मूले को उन्होंने लिख दिया समेशन एफ ऑफ टी, ठीक है, आई इज इक्वल टू, किससे डिनोट किया, वन से इन्होंने लिया ना, टी वन, अच्छा इन्होंने, मैं आपको उसी के थ्रू बुक का बात तो एक ही है, यहाँ मैंने इसे लिख दिया टी जीरो आई इक्वल टू जीरो से एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स नॉट, ठीक है। इसको, इस सम को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, और इसी को ही इन्होंने रीमन सम यानी कि एस एफ पी कैप, इन्होंने एस एफ पी कैप से डिनोट कर दिया, और इसी को इन्होंने बोला है रीमन सम। डेफिनेशन समझ में आ गई आप सभी को, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। तो ये वही डेफिनेशन है, ये देखो इन्होंने फाइंड द नॉर्म ऑफ द, इन्होंने तो सिर्फ अभी नॉर्म ही पूछी है, इसमें नॉर्म तो आप निकाल ही लोगे। नॉर्म क्या हो गया, पहले इंटरवल की लेंथ, दूसरे इंटरवल की लेंथ, तीसरे की, चौथे की, और फिर यू विल फाइंड आउट द मैक्सिमम ऑफ ऑल दीज लेंथ, इट विल बी 1/2। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो ये रहा, एफ एक्स इज गिवन टू यू एक्स, इन एग्जाम्पल नंबर 2 एफ एक्स इज गिवन टू यू एक्स, ठीक है। पार्टीशन P is given to you 0 to 1/n, 1/n to 2/n, 2/n to 3/n, 3 by, and so on. This is given to you P.
टी आई इज गिवन टू यू आई अपॉन एन, टी वन इज इक्वल टू वन अपॉन एन पहले इंटरवल के लिए, दूसरे इंटरवल के लिए टी टू इज इक्वल टू टू अपॉन एन, तीसरे इंटरवल के लिए टी थ्री इज इक्वल टू थ्री अपॉन एन एंड सो ऑन। अब आपको रीमन इंटीग्रल निकालना, तो रीमन इंटीग्रल क्या है, इन सब का सम। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आप बाद में करना, ये वाला आप जिस तरह मैंने आपको बताया वैसे करो। समझ पा रहे हो या लिख के बताऊं? चलो ठीक है। इन्होंने सबसे पहले क्या दिया है, हमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन में, 0 to 1, इंटरवल दे दिया हमें बड़े वाला इंटरवल 0 to 1। नेक्स्ट उसने हमें I1 I2 I3 ये दे दिया, यानी कि पार्टीशन P दे दिया, P इज इक्वल टू उसने हमें दे दिया 0 to 1/n, 0 to 1/n, 1/n to 2/n, 2/n to 3/n एंड सो ऑन, आखिर में n-1/n to 1। ठीक है, और उसने क्या दे दिया हमें, टी आई दे दिया 1/n, आई इक्वल टू 1 to, यानी अगर 1 लेते हैं आई इक्वल टू 1 तो 1/n, 1 = 2 लेते हैं तो 2/n। तो टी आई हमें उसने क्या दे दिया, टी आई दे दिया उसने 1/n, इस इंटरवल के लिए, इसके लिए 2/n, इसके लिए 3/n एंड सो ऑन, इसके लिए हुआ 1 और इसके लिए 1। समझ में आ गई आपको बात इतनी? ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं रीमन सम, जो हमने अभी देखा था। रीमन सम क्या कहता है हमारा, रीमन सम कहता है एफ ऑफ 1/n इंटू पहले इंटरवल की लेंथ, यानी कि 1/n-0 प्लस एफ ऑफ 2/n 2/n-1/n प्लस एफ ऑफ 3/n 3/n-2/n एंड सो ऑन। इसी तरीके से एफ ऑफ 1 तो दिस विल बी 1/n इंटू 1/n प्लस 2/n इंटू 1/n प्लस 3/n इंटू 1/n प्लस 1 इंटू, ये कितना बैठेगा, n में से 1/n। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछो यहाँ तक। वेरी गुड। तो आगे हमारे पास क्या आया, आगे इक्वल टू 1/n हमने कॉमन ले दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n प्लस डॉट 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 प्लस n/n। 1 को मैं लिख सकता हूँ n/n। तो इसके बाद मैंने क्या किया, 1/n भी कॉमन ले दिया, तो ये बचा 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस n। इसका सम क्या होता है, ये एपी सीरीज है। ठीक है, देखो इसका n × n+1/2। ठीक है, तो ये हो गया 1/n², इसका सम होगा n × n+1/2। निकाल लोगे ना सम, तो इसका एपी सीरीज है। ठीक है, तो बस इससे ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज n+1/2n। तो देखो इसमें यही चीज आपकी दी हुई है, कहाँ है, यही आंसर होना चाहिए, n+1/2। ठीक है, इन्होंने क्या, मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से खोल करके कर दिया क्वेश्चन को, इन्होंने इसी चीज को शॉर्ट में लिख कर, चीज वही, कैलकुलेशन वही है। एक सेकेंड, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको इस शॉर्ट में एक लाइन में कर दिया, और मैंने जो यहाँ इसको ओपन करके कर दिया, सिर्फ इतना फर्क है, दोनों में कैलकुलेशन सेम है, बुक में देख लो या फिर यहाँ पर देख लो।
हाँ, अब आप अपनी क्वेरी लीजिए। जी पूछिए। टैग और पार्टीशन में, ठीक है मैं बताता हूँ। ठीक है, अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप लोग मुझे पहले यहाँ इस क्वेश्चन में देख लीजिए, और कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो पूछिए। क्योंकि एक बार मैं इस पेज से निकल गया, इस पेज को मैंने नेक्स्ट पेज खोल लिया, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि लिखा हुए में से समझाना आसान होता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन मत पूछना इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इसलिए अभी पूछ लीजिए। और कोई क्वेरी आप लोगों की? नहीं, कोई क्वेरी नहीं है, चलिए। तो फिर इनका हम डाउट क्लियर करते हैं। इनका डाउट ये है कि पार्टीशन और टैग में फ़र्क क्या होता है। देखो, सिंपल सिंपल ग्राफिकली समझते हैं। ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये रहा। ये इंटरवल यहाँ एक्स नॉट, ठीक है, ये हमने थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं जिससे कि हमें क्लियर हो जाए। ये x1, ये x2 और ये x3, ठीक है। तो ये हमारा पार्टीशन हो गया। पार्टीशन क्या हो गया? 0 x0 से x1 एक पार्टीशन हो गया, x1 से x2 एक पार्टीशन हो गया, और x2 से x3 एक पार्टीशन हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब टैग समझते हैं। अब देखो, इसमें हम अगर एरिया निकालने वाली बात करेंगे रीमन सम से, तो कौन सा एरिया निकलेगा? ये वाला एरिया निकलेगा। इसी तरीके से इसको हम करेंगे तो हमारा कौन सा एरिया निकलेगा? ये वाला एरिया निकलेगा। इसी तरीके से इसको हम करेंगे तो हमारा ये वाला एरिया निकलेगा। अब टैग पे आते हैं। टैग क्या कहता है? टैग कहता है इस इंटरवल के बीच में यहाँ पर एक लेंथ होती है, ठीक है, इस कर्व की जो ये लेंथ है, यहाँ पर इन्होंने टी आई डिफाइन कर दिया। तो ये वाली लेंथ एक्स्ट्रा है, हम कौन सी ले रहे हैं लेंथ? एरिया कैलकुलेट करने में ये, और जबकि एक्चुअल लेंथ क्या है अप्रोक्सीमेट, वो है ये। तो दिस इज कॉल्ड द, ये टैग हो गया आपका। इसी तरीके से यहाँ से कर्व से अगर नीचे एक्स एक्सिस तक आप मिलाएंगे तो ये आपका टैग कहलाया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ देखो टैग की डेफिनेशन आपको दी है ऊपर कहीं पे, ठीक है ना, यहाँ पर दी है। Calculate the interval for some function. Let us consider the function figure 4. The partition are giving the base of the rectangle, but we still need to determine the height of the rectangle for calculating the area. ठीक है, हम रेक्टेंगुलर का हाइट लेते हैं। नाउ फॉर फंक्शन given in figure 4, we need to determine the height. This has to be value that the function takes assumed within the interval of the partition. ठीक है, देखो यहाँ पर x4 से x5 के बीच, देखो x4 के x5 के बीच में आपने ये वाला लिया है ना, ये रेक्टेंगल है, तो ये आपका टैग हो गया एक। ठीक है, ये जो हाइट है आपकी, ये टैग हो गया। समझ में आई बात? जो कर्व की मैक्सिमम हाइट होती है वो टैग में आ जाती है। तो हम लोग पहुंच गए रीमन सम तक। अब रीमन सम का ये एग्जांपल आपने कर लिया, ये एक्सरसाइज है E1 E2, ये कीजिएगा। कल हम लोग, कल शाम में रात को 9 बजे, ठीक है, कल हमारे क्लास का टाइमिंग होगा रात को 9 बजे। तो